पीवाईक्यू ऑल पेपर्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का सॉल्व पेपर करेंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी ग्रासिया, ऑप्शन डी मीना। तो इसका होगा ऑप्शन बी सहरिया। सहरिया जनजाति के बारे में जानते हैं कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। सहरिया शब्द पारसी के सहर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। इन लोगों का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति माना है। ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। भील भील की बात करते हैं। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सर्वाधिक, चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करती है। जबकि ग्रासिया जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये सिरोही, कोकुंदा जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, जिलों में निवास करती है। जबकि मीना जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी कायलाना, ऑप्शन डी सिलीसेड। तो इसका राइट ऑप्शन ए जयसमंद झील। जयसमंद करते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। इस झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। इस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1687 से लेकर 1691 में करवाया था। इस झील की अधिकतम लंबाई 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी कपास। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड के बारे में जानते हैं। राजस्थान भारत में सरसों की फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, जबकि हरियाणा और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इनमें से राजस्थान में मक्का सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। सरसों के उत्पादन में राज्य का क्रम देखते हैं। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। मूंगफली के उत्पादन में राज्यों का क्रम, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश। कपास के उत्पादन में राज्यों का क्रम, महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। ट्यूशन, अध्यापन कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी मैप मानचित्र, ऑप्शन सी रेखा चित्र डायग्राम, ऑप्शन डी चार्ट। इसका ऑप्शन ए ग्लोब। अध्यापन कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन ग्लोब है। ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ग्लोबस से हुई है। ग्लोबस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है गोला। ग्लोब पृथ्वी के 3D मॉडल को प्रदर्शित करता है। 3D मॉडल उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंगजी व जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए बीकानेर व जोधपुर, ऑप्शन बी भरतपुर व जोधपुर, ऑप्शन सी भरतपुर व बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर और बांसवाड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन ए बीकानेर और जोधपुर राज्यों के लिए, उस समय राज्य माने जाते थे, राज्यों के लिए संघर्ष किया था, रियासतें थी उस समय। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी प्रताप सिंह बाहरट, ऑप्शन सी केसरी सिंह बाहरट, ऑप्शन डी जोरावर सिंह बाहरट। तो इसका होगा ऑप्शन डी जोरावर सिंह बाहरट। जोरावर सिंह बाहरट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमर सिंह वैरागी का छद्म मैंने छुपकर वो नाम धारण किया था। इनका जन्म सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोरावर सिंह बाहरट मध्य प्रदेश के करंडिया के एकलगढ़, जो मंदसौर में पड़ता है, में अमरदास वैरागी के नाम से रहे थे। एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनका स्मारक भी बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन बी सी केसरी सिंह बाहरट, ऑप्शन डी प्रताप सिंह बाहरट। तो इसका राइट ऑप्शन बी गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा, जो अजमेर के थे, उनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा राजस्थान के खरवा रियासत के जागीरदार भी थे। निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, राणा पुंजा, चारण जैसा, हकीम खां, कृष्णदास चुंडावत। इन 6 में से कौन था? इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा और राणा पुंजा। ये चारों उस समय महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। कहते हैं पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना है? ये सब क्वेश्चन रीड टेबल 2 पीवाईक्यू है। तो ऑप्शन ए रामगोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन बी कल्याण सिंह की छतरी, ऑप्शन सी हरदयाल सिंह की छतरी, ऑप्शन डी गोपाल सिंह की छतरी। ऑप्शन
ए गोपाल राम गोपाल पोद्दार की छतरी है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। यह छतरी राजस्थान के करौली में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहाँ से लेके उत्तर पूर्व से लेके इस साइड जाती है दक्षिण पश्चिम तक। जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, और जबकि जो दक्षिण गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसमें दक्षिणी पूर्व से लेके और पवनें उत्तर पश्चिम की ओर होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी उपभू, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी अपभू। तो इसका ऑप्शन सी अपसौर। बात करते हैं कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम जो दूरी होती है वो अपसौर कहलाती है। जो अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहलाती है। ऐसी स्थिति, जो अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता वो है। ऑप्शन ए प्राइमरी उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी उत्पादक प्रोड्यूसर। आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है, जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा जो ऊर्जा का प्रवाह वो एक ही दिशा में होता है। जिस प्रकार डायग्राम में दिख रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है। जैसे पौधे उत्पादक के रूप में है, पौधे उत्पादक के रूप में है, और जिसे चूहे खाते हैं वो चूहे आ गए प्राथमिक उपभोक्ता। उसमें चूहा को सांप खा लेता है, ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी, और सांप को बाज खा लेता है, ये तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा होती है। ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। ये तो गलत हो गया, केवल नहीं है इसमें, केवल बताया है तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की विपरीत जो दिशा होती है वो दोनों दिशा में होती है। बात करते हैं चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में होती है इस तरह से, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 1/9, ऑप्शन डी 1/6। 1/6। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिसका संबंध किससे होता है। साहित्य है, कला है, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, इसी से रहता है, उनको राज्यपाल मनोनयन करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा है उसके उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन बी एसवी कृष्णा मूर्ति राव, ऑप्शन सी अनंत शयन अयंगर, ऑप्शन डी जीजी स्वेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत शयन अयंगर। कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए वो ये उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, अगला। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्ट्रार का प्रभारी कौन होता है। ऑप्शन ए प्रथम मतदान अधिकारी, ऑप्शन बी द्वितीयक मतदान अधिकारी, ऑप्शन सी तृतीयक मतदान अधिकारी, ऑप्शन डी पीठासीन अधिकारी। तो इसका ऑप्शन बी द्वितीयक मतदान अधिकारी, जो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी द्वितीयक मतदान अधिकारी होता है, यह होता है। और प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित प्रति या सत्यापित प्रति होती है उसका अधिकारी होता है। कौन, जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो। और अगर बात करते हैं पीठासीन अधिकारी, ये बूथ का संपूर्ण प्रभारी होता है। जो पीठासीन अधिकारी है, तो पीठासीन अधिकारी ये बूथ का संपूर्ण प्रभारी होता है।
क्वेश्चन, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? जो एक कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी कब होती है? ऑप्शन ए संसदीय सरकार में, ऑप्शन बी अध्यक्षीय सरकार में, ऑप्शन सी सर्वाधिकारवादी सरकार में, ऑप्शन डी सैनिक शासन में। होगा ऑप्शन ए संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। के बारे में देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ये याद रखना है कि संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के निम्न सदन जो लोकसभा था उसके प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन होता है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याख्या करना, ऑप्शन बी रचना करना, ऑप्शन सी परिभाषित करना, ऑप्शन डी विश्लेषण करना। जो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है इनमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी परिभाषित करना। जो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है वो परिभाषित करना इसका उदाहरण है। देखते हैं कि परिभाषित करना ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, जबकि व्याख्या करना ये बोध उद्देश्य का उदाहरण है, बोध उद्देश्य का उदाहरण है। और रचना करना ये प्रयोग उद्देश्य का उदाहरण है तथा विश्लेषण करना ये विश्लेषण उद्देश्य का उदाहरण है। ब्लूम के अनुसार देखते हैं कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम ने उद्देश्यों को ज्ञान का बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें ज्ञान, बोध और प्रयोग को निम्न स्तर, विश्लेषण तथा संश्लेषण को मध्यम स्तर तथा मूल्यांकन को उन्होंने उच्च स्तर माना। मूल्यांकन जो टेस्ट होता है उसको उन्होंने उच्च स्तर पर माना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो इसका होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी को। बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस अर्थात जो 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए पूरे देश में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2014 को हमने 14वें मतदाता दिवस जो 14 मतदाता दिवस का आयोजन किया था। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। विश्व क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वो है ऑप्शन ए राज्य सूची, संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो इसका ऑप्शन बी राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है उसमें कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है। इस बारे में देखते हैं कि कृषि एवं सिंचाई राज्य सूची का विषय है जिस पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, 6th शेड्यूल में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान समय में इसमें 61 विषय है। जब संविधान बना था उस समय 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय हैं। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि से राज्य सूची के विषय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया है? आर्टिकल 129, आर्टिकल 130, आर्टिकल 137, आर्टिकल 143। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 129। 129 में क्या लिखा है? इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है। अभिलेखों के न्यायालयों के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। पहली, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई एवं उसके फैसले सार्वकालीन अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंड करने का अधिकार है। इनमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक अर्थदंड या दोनों शामिल है। अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेशों की समीक्षा, इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति आर्टिकल 143 में लिखी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में। करते हैं कि अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वो है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसका ऑप्शन डी ग्राम सभा। इसको है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के क में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा किसी ग्राम या पंचायत का चुनाव कराने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संख्या है। ग्राम सभा उसकी बैठकें किसी पंचायत का सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच अधिनियम की धारा 7 में वर्णित कृतियों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 ग्राम सभाएं बुलाएगा। ये उसमें धारा 7 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी निखार, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी परख। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र है उसका नाम क्या दिया गया है? होगा ऑप्शन डी परख। बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को हम परख नाम दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 20 में और 1968 में और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति ये 2020 वाली है। यह नीति कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में गठित की गई है। इस शिक्षा नीति में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 2007 से 8, ऑप्शन बी 2010 से 11, ऑप्शन सी 2015 से 16, ऑप्शन डी 2004 से 5। आंसर होगा ऑप्शन डी 2004 से 2005। के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ 2004 से 5 में हुआ। क्लब CALP जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है। इसका नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम क्लब। लेते हैं 26 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो होगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को। हमें बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है हमने, और इसकी जो प्रस्तावना की भाषा है भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरोध का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 में 21A आर्टिकल है, उसके माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में लैंगिक अपराध के बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो इसका राइट ऑप्शन बी 2012। करते हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम 2012 में बनाया गया। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम जिसे पोस्को एक्ट कहते हैं, उसका संक्षिप्त नाम है इसका पोस्को अधिनियम 2012 को हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों का यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये लागू किया गया था। क्वेश्चन लेते हैं, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। दुर्गादास की छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिरों के शहर में स्थित एक विशिष्ट स्मारक है। यह स्मारक छतरी के रूप में वीर दुर्गादास की याद में बनाया गया था। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे और वीर दुर्गादास को मारवाड़ का मोती और मारवाड़ उद्धारक भी इनको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी शेखावटी। आंसर होगा
ऑप्शन ए मेवाड़। बात करते हैं जो चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। चावंड शैली को उदयपुर शैली भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित राजधानी चावंड से मेवाड़ चित्रकला प्रारंभ हुई। इस समय नसीरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया था। जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की आबिरी का निर्माण करवाया था, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। धन्यवाद।